हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन सेट हल कराने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आज जो हमारा सेट है वो है हिंदी का है, ठीक है। तो इस हिंदी के पेपर को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा। एक तरीके से हम पूरा हल करके दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरा वीडियो के अंत तक। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 2019 का सेट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो 2021 में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका नियम बता दिया जाएगा कि प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, जिसको आएगा ना वो पढ़ने वाला भी समय लगा देगा क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 100 नंबर का है। अगर 100 नंबर का है तो खुला चैलेंज है, आप इसमें 90 प्लस ला सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है लाना। अब ये कैसे होगा, चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का है। खंड क में क्या पूछा जा रहा है? खंड क में पूछा जा रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है भाई? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, सदा सुखलाल जी हैं, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम आपको साथ ही साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे भी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे आपके लिए जो कि आप तैयार कर सके और आप भी बताने का मौका पा सकें, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर जो है वह आवारा मसीहा के क्या है? लेखक हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्ण दास, दूसरा है लाला श्री निवास दास, तीसरा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है आपका श्रीनिवास दास। ये सभी दासों के दास, थोड़ा देखिएगा इनको। तो संयोगिता स्वयंवर के जो रचनाकार थे, जिन्होंने इसका रचना किया था, वो कौन है? वो राधा कृष्ण दास है। कौन है? यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या होगा? राइट होगा। सो हम चाहेंगे कि आप इसको टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, छोटे बड़े क्वेश्चन और छोटे नंबर बड़े नंबर वाले क्वेश्चन को भी हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको हल करना बड़ा आसान होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस और मिलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां बोला जा रहा है ग में इंदुमती कहानी जो है उसके लेखक हैं। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी हैं, या फिर अज्ञेय जी हैं, या फिर प्रेमचंद हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इंदुमती के जो कहानी के लेखक हैं वो आपके प्रेमचंद हैं, ठीक है। यानी प्रेमचंद जो है वो इंदुमती के कहानी लेखक, जो इंदुमती कहानी है उसके लेखक हैं, ठीक है। चलिए घ पे चलते हैं। तो देखिए, ये धीरे धीरे आपको 10 नंबर देगा, एक एक नंबर करके 10 नंबर, 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपको देगा। 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है गद्यांश से और 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है पद्यांश से। टोटल हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर देखा जाए तो ये 10 नंबर आपके खाते में जोड़ा जाएगा बहुत आसानी से। सो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो हम समझेंगे इसको। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या ठीक है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो ये देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो अगर आप बताना चाहें तो ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ते हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर नहीं आता है, तो हम आपको आंसर जस्ट वहां पे रिप्लाई के तौर पे कमेंट में ही बता देंगे, क्योंकि एक लाइन का आंसर है भाई, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इतना तो बनता है। लेकिन गलत टिक मत लगाइएगा, क्योंकि एक नंबर बहुत मायने रखता है हिंदी के पेपर में, ठीक है। क्योंकि अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में डाउन होता है तो हिंदी में आप दबा के नंबर खींच सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है? मृगनयनी, अंगा वाला क्वेश्चन है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो जो मृगनयनी उपन्यास है इसके लेखक कौन है? आपके पहला ऑप्शन दिए गए भाई साहब
क्या है, भगवती चरण वर्मा, दूसरा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है अमृत राय, चौथा ऑप्शन है आपका जैनेन्द्र कुमार। तो ये मृगनयनी जो उपन्यास के लेखक हैं ये, ठीक है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरे का क। तो दूसरे का क जब क्वेश्चन हल करने चलेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है। हरी घास पर क्षण भर की कृति निम्न में से किसकी है। भवानी प्रसाद मिश्र की है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, या फिर अज्ञेय जी की है, या फिर नागार्जुन जी की है। तो चलिए फटाफट आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट बताइए भाई किसकी है। हम आपको बता दें सही उत्तर इसका होगा बालकृष्ण भट्ट शर्मा, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा जी का है। क्लियर है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत आसान है, इसको आप भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पद्यांश के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देते हैं। देखिए आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये भी आप बता सकते हैं। नहीं आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका इसका रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम टारगेट करेंगे बड़े नंबर को, ठीक है। तो बड़े नंबर के क्वेश्चन को कैसे उठाते हैं तो इसको आप कर लीजिएगा। देखिए आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है, ये भी बता सकते हैं आप। छायावाद काल के काल निर्धारण कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है आपको। और अगला है प्रगतिवाद के मुख्य आधार है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बता देंगे। इसका रिप्लाई में पूछ सकते हैं जो नहीं आएगा। वैसे हमें पता है कि इसको तो इतना आसान है, कर ही सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं बड़े नंबर को देखते हैं। देखिए बड़े नंबर कैसे हम इकट्ठे करते हैं, बड़े नंबर को कैसे मुट्ठी में करते हैं, ये चीज समझिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है दिए गए गद्यांश। देखिए एक गद्यांश से दिया रहेगा पैराग्राफ और एक पद्यांश से दिया रहेगा। काफी लाजवाब जोरदार नंबर का है, 10-10 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने पे। समझिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5×2 यानी कि इससे गद्यांश से पूछे गए 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और वो भी इसको पढ़ के देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो 10 नंबर मुफ्त में मिल रहा है भाई, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है और इसी में समझ के इसका उत्तर देना है। तो देख सकते हैं, पहले इसको पढ़ लिया जाए। तो बोला जा रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, ठीक है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर क्या होगा, पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ध्यान दीजिएगा, जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए नीचे 5 क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक देना है एकदम। और देंगे कहां से, बाय द वे मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो आपको याद नहीं है तो आंसर इसी में दिया गया है, कैसे लिखेंगे हम आपको ये बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, और 10 नंबर आपको यहां से लेके जाना है, ये आपका जिद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो यहां पे अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बोला जा रहा है सुंदर और साफ भाषा में कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा
आवश्यक कर्तव्य है। बस इतना ही लिखना है और आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो जब दूसरे क्वेश्चन में आएंगे आप, तो बोला जा रहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती हैं। हो गया 2 नंबर, 4 नंबर आपको मिल चुका। आइए थोड़ा और चलते हैं। तो ये किस चैप्टर से है? ये राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से दिया गया है। बोला जा रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला जा रहा है ना एकदम साहित्य अच्छे भाषा में, रेखांकित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसका करना है? बस यहां से यहां तक की व्याख्या करनी है बस। इसके बाद ये 2 नंबर आपका। कितना आसान होता है नंबर लेना। अब ध्यान दीजिएगा, 5वें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पाठ का शीर्षक लिखना बहुत आसान है और आप ये भी बता सकते हैं कि ये किसने लिखा है। ठीक है, ये देखिए, ये आप लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे प्रस्तुत क्या है भाई, गद्यांश है ना, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के हिंदी, ठीक है, हिंदी के राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस भैया 10 नंबर आपके खाते में तुरंत भेजा जाएगा। अगर आपको ये आता है तो इसे करिएगा, और नहीं आता है तो अथवा में करके एक और दिया रहता है। इधर साइड में आएंगे ना तो ध्यान दीजिएगा, साइड में आएंगे तो यहां पे और दिया रहता है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव। तो देखिए ये 2 ठो दिया रहेगा, आपको जो भी समझ में आएगा उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। समझ में आ रही बात? अगर कोई दिक्कत होता है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो बिंदास उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए ध्यान दीजिएगा, वैसे ही 10 नंबर अगर वहां से ले लेते हैं और 10 नंबर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास से ले लिया, तो कुल नंबर कितना मिल गया? 20 नंबर आपका हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 नंबर आपने ले लिया कहां से? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां से 10 नंबर आपने ले लिया। और 10 नंबर कहां से ले लिया? गद्यांश ने जो व्याख्या दिया गया था वहां से 10 नंबर। अब 10 नंबर आ गया है पद्यांश से, तो पद्यांश का भी नंबर आपको उठाना है। वो कैसे उठाना है हम आपको अभी दिखाते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ बोला जा रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है बैठी थी अचल, ठीक है, अथपि असंख तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना, यह सच है तो अब फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो ये देखिए आपको जो दिया गया है, ये गद्यांश से नहीं बल्कि पद्यांश से दिया गया है, और इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो ये जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीचे ध्यान दीजिएगा, इसका आसानी से एकदम आप जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं आता है, चलिए तो हम आपको इसका व्याख्या बता देते हैं, उसके बाद आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जामिनर भी जो पेपर सेट करते हैं ना, इतना चालाक होते हैं ना, ऊपर नीचे पैराग्राफ करके पूछ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आप बुक में जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये वाला पैराग्राफ ऊपर मिलेगा, उसके नीचे ये मिलेगा। लेकिन देखिए ना इसकी चालाकी, ये इसको ऊपर करके इसको नीचे कर दिया है, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, कत्तो करे ऊपर नीचे करे, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है बैठी थी अचल तथापि, ठीक है, बैठी थी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैकेयी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, ठीक है। तो यहां बैठी थी मतलब बैठी थी, अचल मतलब न चलने वाली, अर्थात कर सकते हैं स्थिर, ठीक है। तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा,
ठीक है, यानी स्थिर बैठे होने के बावजूद उसके मन में, विचारों में अनगिनत तरंगे उठ रही थी। किसकी? कैकेयी की। ठीक है, गौमुखी गंगा हज, हाँ जनकर भी मैं न भरत को जाना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां बोला जा रहा है कि कभी सिंहनी की तरह प्रतीत होने वाली यह कैकेयी को बोला जा रहा है कि कभी सिंहनी की तरह यह प्रतीत होती थी, लेकिन आज स्थिर, ठीक है, स्थिर बैठी होने के बावजूद उसके मन में विचारों की अनगिनत तरंग, यानी कि अनगिनत तरंगे क्या हो रही हैं? उठ रही हैं, उमड़ रही हैं। किसके मन में? जो कभी क्या करती थी? सिंहनी की तरह प्रतीत हुआ करती थी। आगे बोला जा रहा है, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना। ठीक है, तो वो जो कैकेयी जी हैं आज दीनता की भावों से भरी थी। आज वह गंगा की सदृश, यानी गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर मैया। अगर यह सब बातें सच हैं तो ये किसको, सॉरी, घर लौट चलो भैया, ये कौन बोल रहा है? यहां पे ये बोला जा रहा है कि राम सभी बातों को सुनकर बोलते हैं उस भरी सभा में, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यानी कि भरत को स्वयं उसकी माता भी न पहचान सकी। यदि ऐसा यह सच है, ठीक है, कि यदि यह सच है तो अब क्या करिए? तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या वापस चलो। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा था कौन? ये कैकेयी बोल रही थी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, अपराधीन मैं हूं। कैकेयी जी खुद को क्या बता रही हैं? यहाँ पे अपराधीन बता रही हैं। ठीक है, तो अपने आप को अपराधीन बताकर क्या बोल रही हैं कि अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, कि मैं तुम्हारे तात मतलब पिता। ठीक है, कि मैं अपराधीन हूं किसकी? तुम्हारे पिता की, तुम्हारी मैया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि तुम्हारे पिता की क्या है? अपराधीन मैं हूं। आगे बोला दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि जो दुर्बलता का विशेष चिन्ह होता है वह शपथ होता है। ठीक है, जैसे आगे बोला जा रहा है कि पर अबला जन के लिए कौन सा पथ, पर इस अबला नारी के लिए कौन सा रास्ता है बचा है। ठीक है, आगे अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब इसका जवाब देने में काफी अच्छा लगेगा। तो यहां बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। आप देखिए उस सभा में बैठे लोग हैं, किसके किसके बीच में, ये पात्रों के बीच संवाद चल रहा है। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, ठीक है, भरत, राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, उस सभा में। आगे ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में, पाठ का शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस चैप्टर से लिया, पद्यांश के किस चैप्टर से लिया गया भाई? आप बोलेंगे कैकेयी का अनुताप गीत। ठीक है, सॉरी यहां पे गीत नहीं लिखेंगे, कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? जिसके लेखक, सॉरी रचयिता नहीं, जो पद्यांश होता है उसमें लेखक नहीं बल्कि कवि होते हैं। तो इसे कौन लिखे हैं? तो इसके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। तो ये हो गया 4 नंबर आपको मिला। आगे चलेंगे, बोला जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बड़ा आसान है, अभी हमने आपको बताया दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि दुर्बलता का सबसे विशेष चिन्ह क्या है? शपथ है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ, यानी कि पर अबला नारी के लिए कौन सा रास्ता है? बस इसका कर लेंगे, फटाक से हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि सिंहनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? तो आप लिखेंगे सिंहनी मतलब दहाड़ने वाली एक तरीके से, और गौमुखी मतलब गंगा जैसी शीतल और पावन। तो यहां लिखेंगे गंगा का अभिप्राय, सिंहनी का अभिप्राय है दहाड़ने से, और यहाँ पे गौमुखी गंगा मतलब गंगा के समान शांत स्वभाव का, गंगा के समान शांत स्वभाव। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये इसका अभिप्राय है। तो हमें लगता है कि ये आपको काफी अच्छा रहेगा और इस चैप्टर से आता है। तो बाकी आगे भी आपको अथवा करके दिया रहेगा। ठीक है, सूखी जाति मलिन, तो इस तरह से भी आपको अथवा में दिया रहेगा, आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल हम आपको ऐसे 3-4 सेट हल कराएंगे ताकि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाए कि आप कम से कम इसमें 90 प्लस मार दें। ये मेरा टारगेट है। अगर आपको 90 प्लस चाहिए हिंदी में, चाहे 10 दिन में पढ़ना पड़े, चाहे 5 दिन में पढ़ना पड़े, और कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम आपको जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना पड़ेगा कि कैसे आपको पढ़ना है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कुछ और भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम क्वेश्चन 5 में पहुंचेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने बताया था क्या 30 नंबर आपका यहाँ से फालतू का मिल गया। 30 नंबर आप बिना कुछ किए, थोड़ा सा किए, 30 नंबर आपको मिल गया। तो ये 30 के बाद ये 90 उठाना बड़ा आसान होता है। अगर 30 पा गए तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखिए कैसे मिलता है। आगे देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए काफी सही क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय देने का मतलब उनका जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी है, उनके जो साहित्यिक परिचय है उसको देंगे। देखिए किसके किसके देंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव सरल अग्रवाल, मोहन राकेश, ये 3 ठो दिए गए हैं आपके, जो कि गद्यांश के लेखक के नाम दिए गए हैं, और इनमें से किसी का एक साहित्यिक परिचय आप लिख सकते हैं, जो कि आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, और वैसे ही ख में क्वेश्चन करके पूछा जाएगा एक खो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब लाइट लेकर प्रकाश मत डालिएगा। ठीक है, प्रकाश डालने का मतलब कि आपको इनका भी साहित्यिक परिचय ही लिखना है, बट रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का लिखना है। 2021 में आप किसका याद करके जाएंगे कि आपको एग्जाम में मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको 3 ऐसे लेखक, ऐसे कवि का नाम बताएंगे जिसके साहित्यिक परिचय आपको 2021 में देखने को मिलेगा। ये हमारा आपसे खुला चैलेंज है। ठीक है, अगर आप जानना चाहेंगे तो बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्योंकि अब तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका जो काम है आप थोड़ा अपना किरदार निभाइए, बाकी हम आपको वो तैयारी कराने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो देखिए अब 30 नंबर यहां मिल गए ना, और 4-4 नंबर के 2 ठो जीवन परिचय मिल गए, तो 8 नंबर यहां से, तो 8 नंबर मतलब ये क्या हो गया, अब ये 38 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर जब ये जुड़ेगा तो ये 38 हो जाएगा। तो कितना आसान है। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे बोला जा रहा है क्या, आगे बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कहानी पूरा याद है। देखिए पूरा याद होने से आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, हम ये आपको रियलिटी बता रहे हैं। अब ये नंबर पूरा मिलेगा कैसे, ये आपके लिखावट पे डिपेंड करता है, और आपको लिखना कैसे है इसके बारे में जानने के लिए आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से लिखावट के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह लिखेंगे, तो आप कम से कम इसके ऊपर जा सकते हैं। एक लिखावट मायने रखता है, बहुत मायने। ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपको लिखावट सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन मायने साबित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, यहाँ बोला जा रहा है कि बाकी आगे अथवा में दिया गया ध्रुव यात्रा या फिर लाठी, 4 तो कहानी दिया गया है, चारों में से किसी एक का आपको लिखना है, जो कि 4 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और वैसे ही यहां पे आएंगे तो स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा शब्द की 80 होनी चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जौनपुर जिला, बनारस जिला और जो भी अदर जिला के लोग हैं, तो हमारे बनारस जिला में हम आपको बता दें तो हमारे बनारस जिला में जो भी है, इसमें से आन का मान नाटक आता था। ठीक है, आन का मान यहां देख सकते हैं आप लोग, देखिए नाटक जो है आन का मान नाटक आता है, कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए, या फिर आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गादास का चरित्र चित्रण लिखना था। सो ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो भी अलग अलग आते हैं राज्य में, जिले में, तो आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखा जाए तो एक क्वेश्चन और आता है जो कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए भाई, हम चाहेंगे कि आप इन जैसे क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़िएगा। ठीक है, जो आपके खंड काव्य से हैं या फिर नाटक से जो भी क्वेश्चन है आप उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन 4 नंबर से हैं। अगर 4 नंबर के हैं तो भाई आपका 60-70 नंबर तो बस ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है,
बाकी जब संस्कृत के क्वेश्चन आपको हल करने होंगे तो हम संस्कृत के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना बहुत काफी है, आप इसको हल करिएगा। अगर जो समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछते रहिएगा और हम आपको ऐसे 2-3 सेट और हल कराएंगे तो आपका अभ्यास बन जाएगा। बात को समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से देखिए आपके संस्कृत भी पूछे जाएंगे, संस्कृत के साथ साथ आपको काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे कि आपको जो दिया जाएगा संस्कृत का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है करना, क्योंकि उसमें अच्छे खासे नंबर आपको मिलते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो हिंदी व्याकरण होता है वहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे ये सब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, ठीक है। हम आपको पूरा क्लियर करेंगे भाई। तो थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मॉडल पेपर आपको मिलते रहें सॉल्यूशन के साथ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम आपको बता दें, सबसे बेहतरीन नंबर वाले क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको, मिलते हैं निबंध पे। ये लास्ट में दिया जाता है, और ये किस पे निबंध आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये हम आपको बता सकते हैं। वो भी आप हमें बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे आएगा, तो हम आपको वो जरूर टॉपिक क्लियर करेंगे। 5-6 टॉपिक ऐसे बताएंगे जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलना फिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए तो बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।